नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए और महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे में। यह मुद्दा है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। यह नया इनिशिएटिव भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। आज हम इशू इन द न्यूज़ के अंतर्गत इस मुद्दे को होलिस्टिक अप्रोच में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यह मुद्दा किस तरह से महत्वपूर्ण साबित होता है। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो टॉपिक है आपके लगभग सभी पेपरों में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से है और विशेषकर अगर देखें तो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत गवर्नेंस के अंतर्गत यह टॉपिक अपने आप में टैक्स गवर्नेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 में जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यह महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है और इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के अंतर्गत। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के अंतर्गत जैसे आप कुछ टॉपिक देखेंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। इसके अलावा सिटीजन्स चार्टर यह भी टॉपिक है और इसके अलावा भी आप टॉपिक देखेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो जीएस पेपर 4 के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस तरह से जीएस पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 इन सभी डायमेंशंस को कवर करता है और करंट अफेयर्स को भी एक व्यापक रूप से कवर करता है जो प्रीलिम्स और मेंस में समान रूप से उपयोगी है और इसकी भूमिका इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि हाल ही में जो सुधार हो रहे होते हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है इंटरव्यू में भी। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो की फीचर्स हैं इस इनिशिएटिव्स की, वो 3 फीचर जो मैंने आपको बताए अभी, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स और टैक्स पेयर चार्टर है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से व्यापक रूप से डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपकी सारी डायमेंशंस इसमें कवर हो सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यह इनिशिएटिव आखिरकार क्या उद्देश्य था, आखिरकार यह इनिशिएटिव लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों में यदि देखा जाए तो इसके 4 उद्देश्य रहे हैं, 4 आवश्यकताएं रही हैं जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम से एक इनिशिएटिव लाया गया है और भारत सरकार ने जो ईमानदार करदाता है उसको सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अब जो करदाता होता था पहले, जो टैक्स पेयर होता था पहले, कहीं ना कहीं उसे डाउट की दृष्टि से देखा जाता है कि कहीं इसने टैक्स की चोरी तो नहीं की है, कहीं टैक्सेशन में देने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है। लेकिन अब उस अप्रोच में सुधार किया जा रहा है और भारत सरकार अब उसे देखेगी ईमानदार करदाता के रूप में, ऑनेस्ट टैक्स पेयर के रूप में किसी व्यक्ति को देखेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार इस इनिशिएटिव की आवश्यकता क्या थी। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जो बताया है कि सबसे पहले पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस इसके माध्यम से आएगी। इसके माध्यम से नीतिगत रूप से शासन और प्रशासन में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। इससे क्या होगा दोस्तों, ग्रे एरियाज हैं जो मिनिमम होंगे, ऐसे एरियाज जहाँ पर काफ़ी डाउट रहते थे ऐसे एरियाज मिनिमम हो जाएंगे और इससे क्या होगा, इससे बिजनेस में स्कोप फॉर डिस्क्रिशन इज रिड्यूस्ड। अब जो स्वाभाविक वाले जो मुद्दे रहते थे जिनके आधार पर काफ़ी डाउट की स्थिति क्रिएट होती थी, अब ऐसे मुद्दे अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला इसका दृष्टिकोण क्या है, सबसे पहले उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस की भी आवश्यकता दिखाई देती थी। तो पहला मूल उद्देश्य इसके अंतर्गत ये है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है कि बिलीव इन नॉर्मल पीपल्स ऑनेस्टी, एक सामान्य व्यक्ति की ईमानदारी में विश्वास करना, क्योंकि हर व्यक्ति दोस्तों बेईमान नहीं होता है और चूंकि हर व्यक्ति बेईमान नहीं होता है तो उसको बेईमान समझने की आवश्यकता भी नहीं होना चाहिए। और जब कोई टैक्स पे कर रहा है कोई व्यक्ति, तो अगर हम उसे संदेह के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सोचेगा व्यक्ति कि मैं तो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा था लेकिन सरकार मुझे डाउटफुल तरीके से देख रही है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं चोरी फिर कर ही ली जाए अच्छे से। तो ऐसी अप्रोच को बदलने की आवश्यकता थी, इसलिए भारत सरकार ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति को सम्मानित करने का निर्णय लिया है और इससे काफ़ी दृष्टिकोण रूप से काफ़ी परिवर्तन आने की आगे संभावना दिखाई देती है। तीसरा उद्देश्य था यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत सरकार जितनी भी सर्विसेज अब प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी कुछ सर्विसेज में भारत सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बरती है और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग किया है।
टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से, टेक्नोलॉजी का इंटरफेस यूज करने से भ्रष्टाचार की काफ़ी संभावनाएं कम हो जाती हैं। और न केवल भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाती है, बल्कि सरकार का भी दायित्व बन जाता है लोगों के प्रति, आम जनमानस के प्रति। तो इसलिए यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का इसमें किया जा रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी का ये इस इनिशिएटिव के अंतर्गत भी प्रयोग किया जा रहा है, जो फेसलेस असेसमेंट है, फेसलेस अपील है और टैक्स पेयर चार्टर है। सभी स्तर पर एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब इसके माध्यम से सरकार का एक और उद्देश्य था कि आखिरकार ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत इफिशियंसी को बढ़ाया जाए। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जब इफिशियंसी में सुधार होगा तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत इफिशियंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी सभी डायमेंशन से सुधार देखा जाएगा। दोस्तों, जब सुधार होता है, दक्षता में या इफिशियंसी में सुधार होता है, तो ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल भी बनती है। जब ब्यूरोक्रेसी अच्छे से कार्य कर रही होती है तो वह चाहेगी कि जनता इसको अच्छे से जाने और इसको रिवार्ड करे, जनता इसको अप्रिशिएट भी करे। तो इसलिए इफिशियंसी, इंटीग्रिटी एंड सेंसिटिविटी आर बीइंग रिवार्डेड। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत सरकार अब इफिशियंसी और आपकी जो सत्यनिष्ठा है और ब्यूरोक्रेसी की जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसको रिवार्ड करने का प्रयास कर रही है। और इससे क्या होगा, इससे न केवल ब्यूरोक्रेसी में बल्कि ओवरऑल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसमें भी काफ़ी कुछ सुधार आने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस इनिशिएटिव की आखिरकार आवश्यकता क्या थी वो हमने इसमें देखा और समझा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह नीड आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी जरूरी है और किस तरह से सरकार ने ये इनिशिएटिव लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 पार्ट में यह इनिशिएटिव है। पहला तो फेसलेस असेसमेंट है, दूसरा फेसलेस अपील है और तीसरा टैक्स पेयर्स चार्टर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेसलेस असेसमेंट की जो सुविधा है 13 अगस्त से ही लागू हो गई। 13 अगस्त जब प्रधानमंत्री ने कंट्री को सामने ये लॉन्च किया था यह इनिशिएटिव, तो उसी दिन से फेसलेस असेसमेंट को लॉन्च कर दिया है। फेसलेस असेसमेंट उसी दिन से लागू हो गया है और टैक्स पेयर्स का जो चार्टर है उसी दिन से लागू हो गया है। लेकिन जो फेसलेस अपील की जो सुविधा है वह फेसलेस अपील की सुविधा कब से लागू की जाएगी? यह दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि से अर्थात 25 सितंबर से लागू की जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यह इनिशिएटिव काफ़ी होलिस्टिक है, ना कि अलग अलग है, पृथक नहीं है। फेसलेस असेसमेंट होगा तो उसके बाद फेसलेस अपील की भी आवश्यकता पड़ेगी और फेसलेस अपील की जब आवश्यकता पड़ेगी तो पता होना चाहिए कि आखिरकार कहाँ पर किस तरह से अपील करनी है, किस तरह से सेवाएं हमको मिलेंगी। ये सारी चीज़ों का प्रावधान मिलेगा आपको टैक्स पेयर चार्टर के अंतर्गत। दोस्तों, सिटीजन चार्टर अक्सर शब्द आपने सुना ही होगा कि आखिरकार सिटीजन चार्टर क्या होता है। उसी तरह से सिटीजन्स के लिए ही टैक्स पेयर चार्टर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेकर आई है। ओके दोस्तों, तो सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर में बेसिकली क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेवाएं दे रहा है पब्लिक को, तो वह दिखाता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, कितने समय में आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस मिलेगी और आपको किस तरह से सर्विसेज ओवरऑल प्रोवाइड की जाएगी और आप ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वह सारी चीज़ों का प्रावधान उसमें होता है। और इसके अलावा पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उसका भी प्रावधान रहता है। लेकिन क्या ये सिटीजन्स चार्टर या वर्तमान में जो टैक्स पेयर चार्टर को लागू किया है टैक्स गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या यह बाध्यकारी है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यह बाध्यकारी इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि यह एक तरह से अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक वॉलंटियर इनिशिएटिव है। लेकिन इसको काफ़ी कुछ लेवल पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन डिपार्टमेंटल तरीके से और भारत सरकार के लेवल से इसमें काफ़ी टाइम बाउंड तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, एक डिपार्टमेंटल तरीके से और भारत सरकार की तरफ से इसमें काफ़ी ये कोशिश रहेगी कि समयबद्ध तरीके से इसमें कार्य करें। ओके दोस्तों, तो यह काफ़ी होलिस्टिक इनिशिएटिव है और एक केवल होलिस्टिक इनिशिएटिव नहीं बल्कि कई डायमेंशंस को कवर करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं फेसलेस असेसमेंट को कि आखिरकार फेसलेस असेसमेंट क्या होता है। तो फेसलेस असेसमेंट की जब दोस्तों हम बात करते हैं तो फेसलेस असेसमेंट के अंतर्गत फेसलेस असेसमेंट का क्या सेंस है कि अब आपको टैक्स अथॉरिटी के सामने डायरेक्टली पेश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है
अगर टैक्स अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम है तो वह भी कोई नोटिस इशू करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही करेंगे, इंटरनेट की सहायता से ही करेंगे, और आप भी जो टैक्स अथॉरिटी से जो इंटरेक्ट करेंगे तो आप भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही इंटरेक्ट करेंगे। अब आपको डायरेक्टली वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल होने की आवश्यकता नहीं है टैक्स अथॉरिटी के सामने। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके लिए फेसलेस असेसमेंट लाया गया है। और अब क्या होगा, टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी अब आयकर अधिकारी नहीं करेंगे, बल्कि यह काम तकनीकी की मदद से किया जाएगा। अब आयकर अधिकारी नहीं करेंगे, अब यह काम टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, टैक्स पेयर और आयकर अधिकारी के बीच के संपर्क को खत्म करना है। सोचिए दोस्तों, अगर टैक्स पेयर है और इनकम टैक्स ऑफिसर है तो उसके बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो इससे कहीं ना कहीं स्वविवेक के मुद्दे, डिस्क्रिशन के मुद्दे आते हैं। सोचिए, पहले नोटिस इशू कर दिया टैक्स अथॉरिटी ने और उसके बाद डायरेक्टली टैक्स पेयर अवेलेबल हुआ, तो उसमें क्या होगा, साठ गांठ की संभावना होगी, उसमें रिश्वतखोरी की संभावना होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी की बजाय गोपनीयता की प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और साठ गांठ की प्रवृत्ति से प्रशासन कार्य करने का प्रयास करेगा और इससे स्वहित, सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, करप्शन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो हमारी इस देश के प्रति दायित्व है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी, टैक्स पेयर की तरफ से भी और टैक्स अथॉरिटी की भी तरफ से भी। तो ऐसे में इसके लिए हमने क्या किया है, फेसलेस असेसमेंट नामक एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को लॉन्च किया है भारत सरकार ने। और अब इसका उद्देश्य क्या होगा, टैक्स पेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसको खत्म किया जाए, उसका इंटरेक्शन है उसको खत्म किया जाए। और असेसमेंट अधिकारी को अब यह नहीं पता होगा कि वह किसका रिटर्न का अब असेसमेंट कर रहा है, किसका रिटर्न एसेस कर रहा है, अब टैक्स अथॉरिटीज को भी यह नहीं पता होगा। तो दोस्तों, इस ओवरऑल इस इनिशिएटिव से फायदा क्या होगा, ओवरऑल इस इनिशिएटिव का जो उद्देश्य है उससे क्या होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, करप्शन को चेक करना, करप्शन पर कंट्रोल लगाना, और इसके अलावा टैक्स पेयर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो परेशानी होती है। सोचिए, अगर आपको टैक्स अथॉरिटी के समक्ष उपस्थित होना होगा तो ऐसे में आपको आने जाने की समस्या, आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कहीं ना कहीं आपका इंटरफियर बीच में आएगा, आपको डिस्टर्बेंस होगा, आप जो काम कर सकते थे, एक दिन की जो प्रोडक्टिविटी हो सकती थी उसको वो हैम्पर होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसे में भी उसमें भी आपकी इफिशियंसी हैम्पर होने की संभावना थी। तो अब क्या है, जो टैक्स पेयर है उसे ईमानदार समझाया जाएगा, अब ट्रांसपेरेंसी से काम करने का प्रयास किया जाएगा। इससे क्या होगा, टैक्स पेयर की परेशानी काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, इस इनिशिएटिव से पारदर्शिता में वृद्धि होगी। जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ई गवर्नमेंट का यूज होता है, ई गवर्नेंस का में वृद्धि देखी जाती है। दोस्तों, आपको पता है कि एक रिपोर्ट दी थी सेकंड एआरसी ने, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट के ऊपर भी एक रिपोर्ट दी थी, और इसके अलावा ई गवर्नेंस के ऊपर एक रिपोर्ट दी थी। तो ई गवर्नेंस से उन्होंने भी, सेकंड एआरसी ने जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उसने भी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब गोपनीयता की शपथ की आवश्यकता नहीं है, अब पारदर्शिता की शपथ दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, अब सोचिए, पिछले 10 वर्षों में, और खासकर पिछले 10 वर्षों में मैं आपको कहना चाहूँगा, पिछले 10 वर्षों में आपको काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंसी के क्षेत्र में सुधार देखा जा रहा है। और नई जो सरकार गठित हुई है 2014 में, और उसके बाद फिर दोबारा से जो सरकार सत्ता में आई, तो उसका प्रयास यही रहा है कि काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। तो जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो क्या है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और अकाउंटेबिलिटी आएगी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे करप्शन पर कंट्रोल लगेगा, और करप्शन पर कंट्रोल लगेगा तो क्या होगा, आपको पता ही है कि भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, और जो सेल्फ इंटरेस्ट और जो इमोरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा रहता था पहले, उस पर काफ़ी कुछ कमी दिखाई देगी। तो इस तरह से फेसलेस असेसमेंट का काफ़ी व्यापक यूज है। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अब जो है, अब जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका टैक्स रिटर्न को असेसमेंट करना है, तो जरूरी नहीं है कि दिल्ली का ही अधिकारी करे, बल्कि ज़्यादातर संभावना ये रहेगी कि दिल्ली के बाहर का व्यक्ति, दिल्ली के बाहर का जो टैक्स अथॉरिटी है वह उसका असेसमेंट करे। तो इस तरह से क्या हुआ, डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन हो गया, अर्थात अब केवल एक ज्यूरिसडिक्शन में काम नहीं होगा, बल्कि एक ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शन और डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत क्षेत्राधिकार, व्यापक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य होगा। इससे साठ गांठ की संभावना काफ़ी कुछ कम रहेगी। इसके अलावा टीम बेस्ड असेसमेंट रहेगा, अर्थात अब क्या है, विभिन्न जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं एक तरह से टीम का कार्य करेंगे। कोई व्यक्ति असेसमेंट कर रहा है, कोई अपील का सिस्टम देख रहा है, और कोई क्या कर रहा है,
कि टैक्स पेयर चार्टर से संबंधित चीज़ें जो हैं उनको एंश्योर करने का प्रयास कर रहा है। तो एक तरह से अब क्या है, अब एक इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है, इंटीग्रेटेड एक प्रयास है, और इस प्रयास के माध्यम से दोस्तों आपको भविष्य में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इससे एक टीम बेस्ड असेसमेंट होगा। इसके अलावा क्या होगा, अब जो नोटिस का जो रिप्लाई होगा, रिप्लाई करना होगा, नोटिस का रिस्पॉन्ड करना होगा, तो दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया जा सकेगा और अब आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी और स्पीडी इसका जो क्या होगा, स्पीडी कंप्लीशन होगी असेसमेंट की प्रोसेस को। अब आपको काफ़ी कुछ सुनिश्चित हो सकेगा कि कब मेरा जो टैक्स रिटर्न मैंने फाइल किया है वह कब तक आ सकेगा। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से ये ब्रॉड डायमेंशन है। इस डायग्राम के माध्यम से भी हमने कई पॉइंट देख लिए और हमने ओवरऑल इस फेसलेस असेसमेंट को भी समझने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, चीज़ों को हम व्यापक रूप से देखते चलते हैं। अब ऑनरिंग द ऑनेस्ट का जो डिसीजन है और फेसलेस असेसमेंट का है, तो फेसलेस असेसमेंट का प्रयास है काफ़ी डायमेंशंस को कवर करना। और ये कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, ये ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के लिए अब अनुपालन काफ़ी आसान हो सकेगा और जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वह काफ़ी कम हो सकेगी। इसके अलावा नो ह्यूमन इंटरफेस, अब ह्यूमन इंटरफेस नहीं रहेगा बल्कि क्या होगा, टेक्नोलॉजी का इंटरफेस रहेगा और टेक्नोलॉजी की जो प्लेटफॉर्म होगा उसके माध्यम से ही सारी चीज़ें, चाहे वह शिकायत की सुनवाई हो, चाहे वह अन्य कार्य हो, वह सब हो सकेंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलेगा। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि दोस्तों अब इससे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का क्या सेंस होता है, अब पर्टिकुलर जो व्यक्ति होगा वह पर्टिकुलर कार्य करेगा। जैसे पर्टिकुलर कुछ लोग क्या करेंगे, असेसमेंट का कार्य करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, अपील पर सुनवाई करेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे कि जो टैक्स पेयर चार्टर है उसकी सारी चीज़ें सुनिश्चित किस लेवल पर हो रही हैं उनको भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक तरह से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अर्थात अब क्या है कि टीम बेस्ड कार्य होगा। कोई पर्टिकुलर टीम डेडिकेटेड है कुछ कार्यों में, तो उसको उस तरह से नेचर में कार्य आएंगे, हालांकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आएंगे। किस व्यक्ति के पास कौन सा कार्य है ये पता नहीं चल सकेगा, अब समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अर्थात कार्य विभाजन की प्रवृत्ति आएगी और पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की प्रवृत्ति, इससे काफ़ी कुछ बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ असेसमेंट, अब असेसमेंट की क्वालिटी में भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि क्या होगा, एक टीम बेस्ड काम हो रहा है और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें काफ़ी कुछ क्वालिटी आएगी। दोस्तों जब हम 10 तरह के काम करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन की कमी आती है, उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी की कमी आती है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर 2-3 तरह के कार्य कर रहे हैं, 4 तरह के 5 तरह के कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी अच्छी तरह से कैपेबिलिटी है, उसमें आपकी क्षमता है, तो उसमें आप अच्छा कार्य करेंगे। और विशेषकर अब क्या है, अब एक तरह का ही कार्य आपके पास आए तो आपका उसमें अनुभव बढ़ता है, आपका उसमें एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसमें आपकी क्वालिटी बढ़ती है। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ असेसमेंट अब देखा जाएगा। और इसके अलावा एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, अब जो केसेस का जो डिस्पोजल हो रहा है, अब जो केसेस का डिस्पोजल होगा, चाहे वो टैक्स रिटर्न की बात हो, चाहे जो असेसमेंट की बात की जाए, या फिर जो है उसकी अपील का रिड्रेसल हो, या फिर ग्रीवियंस का रिड्रेसल हो, सभी सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से और जल्दी से हो सकेंगी दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब फेसलेस असेसमेंट में क्या क्या शामिल नहीं होगा, फेसलेस असेसमेंट के अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज दोस्तों शामिल नहीं होंगी, क्योंकि हर चीज़, हर एक्टिविटी तो हर इनिशिएटिव के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकती। तो फेसलेस असेसमेंट में क्या क्या शामिल नहीं होगा उसको भी हम देख लेते हैं। जो गंभीर जालसाजी के जो कार्य हैं, जो सीरियस फ्रॉड्स के, अगर कुछ ऐसे अपराध आए हैं, सीरियस फ्रॉड्स हैं, तो वह फेसलेस असेसमेंट के अंतर्गत कवर नहीं होंगे। इसके अलावा मेजर टैक्स इवेजन है, कोई बड़ी कर चोरी की है तो वह भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। अब सेंसिटिव मैटर भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। कई संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिनकी अगर सूचना अगर डिस्क्लोज हो जाए तो काफ़ी नेशनल इंटरेस्ट और हमारे सोवरेनिटी पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे सेंसिटिव मैटर्स नहीं इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इसके अलावा सर्च मैटर भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। अब सोचिए दोस्तों, अचानक से आपको पता होगा कि सेक्शन 133 कैपिटल ए के अंतर्गत जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंतर्गत सेक्शन 133 ए के अंतर्गत सर्च की जाती है, सर्वे किया जाता है और अचानक से कभी भी छापे की कार्रवाई होती है, तो ऐसे में सर्च मैटर भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी व्यवस्था इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी। इसके अलावा जो ब्लैक मनी एक्ट से संबंधित अगर कुछ एक्टिविटी हैं तो भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगी। और बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, कोई ऑफेंस है, तो वह
सारे ऑफेंस इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने फेसलेस असेसमेंट के अपवाद भी कुछ देखे, फेसलेस असेसमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल नहीं होंगी इसको भी हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट मुद्दों पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और सारी चीज़ें भी मिलती जाएंगी। तो इस टॉपिक को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जब अगर पूरा एंड तक देख लेंगे तो आप होलिस्टिक तरीके से समझ लेंगे और बार बार आपको कई रिसोर्सेज को नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरा जो इसी के अंतर्गत दूसरा जो इनिशिएटिव है या दूसरा इसका जो पार्ट है वह है फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील। फेसलेस असेसमेंट हो गया, अब फेसलेस अपील। अब फेसलेस अपील कैसे होगी? यदि असेसमेंट अधिकारी ने टैक्स पेयर के रिटर्न में किसी तरह की कमी या गलती पकड़ी है तो वह टैक्स पेयर को क्या करेगा? नोटिस भेज सकता है। टैक्स पेयर को क्या है? नोटिस भेज सकता है। लेकिन नोटिस कैसे जाएगा? वही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डायरेक्ट नोटिस नहीं भेज पाएगा कि डायरेक्ट नोटिस भेज दिया, पता चल जाए कि टैक्स पेयर को कि संबंधित अधिकारी ने भेजा है, ऐसे पता नहीं चल पाएगा। तो टैक्स पेयर को नोटिस भेजा जा सकता है। यदि टैक्स पेयर को असेसमेंट अधिकारी के खिलाफ अपील करनी है तो उसे भी अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही अपील के लिए कह सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? जब दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। नए सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस या फिर अपील दोनों ही संभव है। नोटिस भेजना भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभव है और अपील भी इसके माध्यम से संभव है। तो इस तरह से ये इनिशिएटिव काफ़ी एक तरह से हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अब टैक्स पेयर को भी उसके समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और अधिकारी को भी क्या है? डायरेक्टली नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है या डायरेक्टली छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में छापा भी मारने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके लिए प्रॉपरली उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। अगर छापा भी मारना है या उसे सर्वे भी करना है तो ऐसे में भी क्या है कि काफ़ी परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। अब पहले की तरह जो अचानक से छापे पड़ जाते थे उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है? अब अप्रोच में चेंज हो रहा है ना। अब अप्रोच क्या है? टैक्स पेयर को ईमानदार समझने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों फेसलेस अपील का उद्देश्य क्या है? फेसलेस अपील के माध्यम से क्या होगा? असेसमेंट अधिकारी एवं टैक्स पेयर के बीच में गठजोड़ का अभाव क्रिएट करना। गठजोड़ अब क्रिएट नहीं हो पाए तो इस तरह से असेसमेंट अधिकारी और टैक्स पेयर के बीच में गठजोड़ ना हो पाए, इसलिए फेसलेस अपील की जाएगी। इसलिए इसके अलावा पारदर्शी कार्य संस्कृति में वृद्धि हो, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर क्रिएट हो। जहाँ पर भी हो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो, हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी हो, एक वर्क कल्चर, एक एथिकल वर्क कल्चर क्रिएट हो। इसके अलावा समयबद्ध तरीके से कार्य करने की संस्कृति का भी विकास हो। एक टाइम बाउंड तरीके से हर व्यक्ति कार्य करे, जो टैक्स अथॉरिटीज है उसको टाइम पर टैक्स रिटर्न को सॉल्व करें, समयबद्ध तरीके से उसका असेसमेंट करें, समयबद्ध तरीके से अपील पर सुनवाई हो। हर लेवल पर टाइम बाउंड तरीके से प्रॉपरली एक अकाउंटेबिलिटी से काम हो। इस तरह की पारदर्शी कार्य संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है। अब दोस्तों जो फेसलेस अपील का जो कार्य होगा वह रैंडम अलॉटमेंट ऑफ केसेस होगा, अर्थात अभी किसी व्यक्ति को पता नहीं होगा कि मेरे पास एक केस आने की संभावना है। अब तो क्या होगा? रैंडम अलॉटमेंट ऑफ केसेस होगा और रिप्लाई टू नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही नोटिस का रिप्लाई किया जाएगा और नो पर्सन विजिट रिक्वायर्ड, किसी पर्सन की विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। और रिव्यू बिफोर फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर से पहले रिव्यू की भी अब गुंजाइश है। अब ऐसा नहीं कि फाइनल ऑर्डर आ गया और एक तरह से पनिशमेंट या पेनल्टी की प्रवृत्ति आ गई, उससे पहले क्या होगा? रिव्यू की संभावना भी टैक्स पेयर पर होगी कि वह उसके लिए अपील कर सके। तो इस तरह की चीज़ों को हमने देखा फेसलेस अपील के अंतर्गत। ये फेसलेस अपील अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अब देख लेते हैं दोस्तों टैक्स पेयर चार्टर को। क्या आखिरकार टैक्स पेयर चार्टर क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्स पेयर चार्टर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक नहीं है, अर्थात संस्थागत उन्मुख नहीं है, बल्कि यह पब्लिक ओरिएंटेड है, यह क्लाइंट ओरिएंटेड है। क्लाइंट कौन है? यहाँ पर पब्लिक है जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर टैक्स पेयर चार्टर क्या है? टैक्स पेयर चार्टर संस्थागत रूप से नहीं है, बल्कि ये नहीं हम सोच सकते कि डिपार्टमेंट ने अपनी फैसिलिटी के लिए यह चार्टर लेके आए हैं, इसके लिए नहीं लाए हैं, बल्कि पब्लिक डिलीवरी जो मैकेनिज्म है उसको काफ़ी मजबूत बनाया जाए और जनता को उससे काफ़ी आसानी रूप से सर्विस मिल सके, उसके लिए किया है। तो अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के साथ साथ यूरोप और खाड़ी देशों में पहले से ही टैक्स पेयर चार्टर लागू नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई भारत ने पहला इनिशिएटिव लिया हो, ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के साथ साथ यूरोप और खाड़ी देशों में पहले से ही ये टैक्स पेयर चार्टर लागू है। इसमें टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को क्या क्या सुविधा देगा इसका उल्लेख है। टैक्स पेयर को क्या क्या सुविधा प्रदान की जाएगी इस सब का उल्लेख होता है। इसके अलावा टैक्स पेयर से डिपार्टमेंट को अब क्या क्या उम्मीद होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या उम्मीदें कर सकता है, इसका भी इसमें उल्लेख किया जाएगा। अर्थात क्या है? टैक्स पेयर अथॉरिटी की तो इसमें अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो ही रही है,
लेकिन एक तरह से पब्लिक के प्रति भी जो टैक्स पेयर है उसकी भी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस, उसकी भी कुछ ना कुछ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्रिएट हो रही है। तो इनको हम आगे देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की है और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या अकाउंटेबिलिटी किस तरह से डिपार्टमेंट की है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, टैक्स पेयर चार्टर में आयकर विभाग क्या करता है, कुछ प्रोमिसेस करता है कि हम ये प्रोवाइड करेंगे। तो वह प्रोमिसेस क्या क्या है उसको हम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात कही गई है कि निष्पक्षता और विनम्रता का व्यवहार करेगा। दैट मीन्स एक तो न्यूट्रलिटी रहेगी, पोलाइटनेस से इसमें कार्य किया जाएगा। अर्थात टैक्स पेयर जो चार्टर है, तो टैक्स पेयर चार्टर में यह उल्लेख किया गया है कि अब जो टैक्स अथॉरिटी होगी अब वो कोएर्सिव तरीके से, दंडात्मक तरीके से दबावपूर्वक काम नहीं करेंगे, बल्कि एक निष्पक्षता और विनम्रता का व्यवहार करके कार्य करेंगे। इसके अलावा टैक्स पेयर को अब ईमानदार मानेगा। डिपार्टमेंट क्या है, टैक्स पेयर को ईमानदार मानेगा। इसके अलावा अपील और रिव्यू मैकेनिज्म उपलब्ध कराई जाएगी। अपील और रिव्यू मैकेनिज्म यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, इसका भी प्रोविजन किया गया है। अपील और रिव्यू मैकेनिज्म उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा निर्णय में समय का पालन होगा, अर्थात टाइम बाउंड तरीके से सर्विस डिलीवरी होगी। अगर गलती से करदाता को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग को तय करनी होगी। अगर टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से अगर टैक्स पेयर को कहीं लॉस होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करेगा, और कहीं ना कहीं इसकी एक तरह से भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी तरह से भरपाई हो सकती है वो। तो दोस्तों, अब बात आती है टैक्स पेयर की प्राइवेसी के सम्मान भी होगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी पता चल जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट होगी और आपकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाएगा। अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा, अकाउंटेबल बनाया जाएगा। टैक्स पेयर अपना अधिकृत प्रतिनिधि चुन सकेंगे। दैट मीन्स कि आम पब्लिक में दोस्तों आपको पता है कि टैक्सेशन की जानकारी काफ़ी कुछ कम रहती है और उनको नहीं पता होता है कि किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाए। और आजकल तो क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न का नाम जैसे ही लिया जाए, बेशक टैक्स कटाओ किसी व्यक्ति का, लेकिन जब कहा जाए कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR आप फाइल कर दीजिए तो वह व्यक्ति डर जाता है कि आखिरकार इनकम टैक्स रिटर्न है क्या। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न तो कहीं ना कहीं जो आपका टैक्स कटा है और आपके जो खर्चे वगैरह आप दिखा सकते हैं, जो आपके दायरे में जो टैक्स डिपार्टमेंट ने और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है, जो इनिशिएटिव हैं, उसके अंतर्गत जो आपको जितनी टैक्सेशन की रिलीफ मिल रही है उस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करेगी आपको। तो टैक्स रिटर्न है, टैक्स जो आपका जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कटा है उसका कुछ लौटाया जा रहा है। तो टैक्स रिटर्न से लोग डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि टैक्स पेयर अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, अपने CA की हेल्प से ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन CA क्या कर रहा है, आखिरकार जो प्रतिनिधि क्या चुना है उसकी जिम्मेदारी टैक्स पेयर पर ही होगी। तो इसमें निष्पक्ष सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा टैक्स पेयर का खर्च भी इसमें काफ़ी कुछ कम हो सकेगा। इस तरह से दोस्तों टैक्स पेयर चार्टर काफ़ी कुछ मेजर इनिशिएटिव इसमें सुनिश्चित करता है और इससे एक तरह से टैक्स अथॉरिटीज की भी जिम्मेदारी क्रिएट होती है और टैक्स पेयर से भी कुछ उम्मीदें की जाती हैं इसमें टैक्स पेयर चार्टर में। तो सबसे पहले हमने टैक्स पेयर चार्टर में आयकर विभाग के वादे हैं, हम उसको देख रहे हैं, इसलिए हम उसी पे अभी फोकस कर रहे हैं। इसमें क्या है, आवर कमिटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली रिजीम। इसके अलावा फॉर्जिंग ट्रस्ट बिटवीन टैक्स पेयर एंड डिपार्टमेंट, टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट पहले से है उसको भरने का प्रयास किया जाएगा। आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टैक्स पेयर, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये टैक्स पेयर चार्टर में कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, वह हमने प्रोविज़न देख लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को देखते हैं। अब टैक्स पेयर की इसमें जिम्मेदारी क्या है, टैक्स पेयर की भी कुछ जिम्मेदारी और उसकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसमें टैक्स पेयर ईमानदारी से कंप्लायंस करे, इसके अलावा कानून के प्रति अपने दायित्वों की जानकारी रखे, उसके प्रति अवेयरनेस रखे और रिकॉर्ड को सटीक रखे। जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है उसको सटीक रखे। यदि कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया है तो उसकी गतिविधियों का भी उसे पता होना चाहिए, समय सीमा का पालन होना चाहिए। तो दोस्तों कहने का सेंस यही है कि आखिरकार आपका रिप्रेजेंटेटिव क्या कार्य कर रहा है उसका भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनल जिम्मेदारी तो किसकी है, फाइनल जिम्मेदारी आपकी ही है। इसलिए रिकॉर्ड भी आपको सटीक रूप से मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आखिरकार आपका रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, उन सारी एक्टिविटीज़ को पता होना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं आपकी जानकारी के अंतर्गत ही कोई कार्य होना चाहिए। तो समय सीमा का पालन करना होगा, आपको भी समयबद्ध तरीके से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसमें कोई किसी तरह से आप भी कोशिश करें कि सही तरीके से उसको फाइल किया जाए और
इसमें रिकॉर्ड भी सटीक रखा जाए, टैक्स पेयर अपना ईमानदारी से कंप्लाइंस सुनिश्चित करे। तो इस तरह की कई एक्टिविटी दोस्तों इसमें दिखाई देती है। इसकी ये सारी चीज़ें टैक्स पेयर से उम्मीद की जाती है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब उल्लंघन की स्थिति में क्या प्रावधान है? आखिरकार कहीं उल्लंघन हुआ टैक्स पेयर चार्टर का तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। ये एक तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ये एक तरह से आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यह आयकर कानून के प्रावधानों के आधार पर एक तरह से एथिकल वे में बनाया गया है, कानून के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया। हालांकि चार्टर अपने आप में कोई कानून नहीं है, बल्कि एक संकल्प जैसा है। चार्टर क्या है? कोई अपने आप में कानून नहीं है, बल्कि क्या है? एक संकल्प जैसा है। एक तरह से रेजोल्यूशन लिया है कि डिपार्टमेंट टैक्स, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब क्या क्या कार्य करेगा, किस तरह से कार्य करेगा, उसके लिए एक रेजोल्यूशन लिया है, उसके लिए एक तरह से संकल्प लिया है। तो एक तरह से यह कोई बाध्यकारी चार्टर नहीं है, बाध्यकारी इनिशिएटिव नहीं है दोस्तों। इसके अलावा यदि आयकर विभाग के अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया तो उन पर कोई सजाए जुर्माने लगाने जैसा प्रावधान भी इसमें नहीं है। तो अब इसकी तो एक तरह से कहीं न कहीं क्रिटिसिज्म हो सकती है कि जब कोई उन पर बाध्यता ही नहीं है, जब कोई पेनल्टी नहीं है टैक्स पेयर पर, टैक्स पेयर की तो काफ़ी कुछ जिम्मेदारी दिखाई देती है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है लेकिन कोई बाध्यकारी रूप से जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका आखिरकार फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों? इसका फ़ायदा तो होगा क्योंकि यह अब काफ़ी कुछ यहाँ से चीज़ें निकल कर आएंगी आपके सामने। एक इनिशिएटिव लिया है तो इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में और उसके आउटपुट और उसके आउटकम देखने में समय लग सकता है, लेकिन उसके आखिरकार इनिशिएटिव तो निकल के आएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म डिक्लेयर किया था और उसको लॉन्च किया था, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी उस समय पर, उसको हम थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर 13 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया। और जो फेसलेस अपील की सुविधा है और दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि अर्थात 25 सितंबर से वह भी फेसलेस अपील सुविधा लागू हो जाएगी। इसके अलावा अब टैक्स सिस्टम को पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाना है। और पहले बैंकिंग द अनबैंक अर्थात जिसके पास बैंकिंग नहीं है उसके बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाती थी, और जो सुरक्षित नहीं था उसे सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जिसके पास फंड या कोष नहीं किया होता था उसको फंड करने का प्रयास किया जाता था। और अब क्या है? अब है ऑनरिंग द ऑनेस्ट। अब क्या है? अब जो ईमानदार व्यक्ति है उसको सम्मानित करने की प्रवृत्ति है। इसके अलावा इसमें 4 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे इस इनिशिएटिव को लाने के लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी इस डिस्कशन के दौरान मैंने आपको बताया है। इसमें क्या है? पहला है कि एक तो पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस इससे विकसित होगी। पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस विकसित होगा अर्थात सरकार ने जो नीति बना रही है तो नीति में और इम्प्लीमेंटेशन में कोई गैप क्रिएट ना हो, तो यह भी प्रयास किया जाएगा, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। और इसके अलावा ईमानदार जो टैक्स पेयर है उसकी ईमानदारी में विश्वास करना। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। और इसके अलावा इफिशियंसी इन ब्यूरोक्रेसी अर्थात सेंसिटिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाए, एफिशिएंसी सुनिश्चित की जाए इस तरह से ब्यूरोक्रेसी में। तो इस तरह से इस अप्रोच के पीछे, इस इनिशिएटिव के पीछे ये 4 दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने और भी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि व्हेन द लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री बिकम्स ईजी ही मूव्स फॉरवर्ड एंड डेवलप्स, देन द कंट्री आल्सो डेवलप्स एंड लीव्स फॉरवर्ड। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देश भी करता है। यदि टैक्स पेयर अच्छे से टैक्स देता है और आगे बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? देश भी काफ़ी कुछ आगे बढ़ता है। इसलिए टैक्स पेयर को ऑनेस्ट समझना आवश्यक है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस इनिशिएटिव का उद्देश्य मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट है, अर्थात साइज कम हो ब्यूरोक्रेसी और टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं और जो अभी विशालकाय जो संगठन होता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक तरह से आकार तो कम हो सकेगा लेकिन गवर्नेंस काफ़ी व्यापक हो सकेगी। इससे क्या होगा? टीम बेस्ड अप्रोच से काम हो सकेगा और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें कार्य हो सकेगा। तो क्या है इसका उद्देश्य? मैक्सिमम गवर्नेंस बट मिनिमम गवर्नमेंट। सरकार का आकार ना बढ़े लेकिन सरकार जो सुविधाएं प्रदान कर रही है, जो शासन प्रदान कर रही है, गवर्नमेंट जो सुविधाएं प्रदान कर रही है उनका दायरा काफ़ी कुछ व्यापक हो। तो पब्लिक फ्रेंडली बने और पावर सेंट्रिक उसमें ना हो प्रवृत्तियाँ। इसके अलावा द कंट्री टैक्स
structure needed fundamental reforms as the earlier tax structure was developed from the one created during pre-independent times। काफ़ी कुछ आपको दोस्तों देखा है कि आपने स्वतंत्रता से पहले के कई इनिशिएटिव थे, स्वतंत्रता से पहले की जो अप्रोच थी वह अभी भी कंटिन्यू थी और हमने काफ़ी कुछ सुधार किया, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी पहले की चीज़ें प्रीवेल कर रही थी, पहले की चीज़ें उसमें चली आ रही थी। तो इस तरह से काफ़ी कोई डायनेमिक और उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से आप पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम की अप्रोच को ध्यान में रख के और सारी चीज़ों को डेवलप करना, यह भी काफ़ी कुछ उद्देश्य है। अब वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उनका नेचर काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। इसलिए क्या है कि टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स गवर्नेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखे जाने चाहिए। तो इसीलिए इस तरह का इनिशिएटिव लाया गया था। अब दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने और भी चीज़ें कही, इसमें कुछ और भी चीज़ों को उल्लेख किया। ये जो प्रधानमंत्री जी के जो इनिशिएटिव है और उन्होंने जो जो बातें कही थी उनका मैं जिस्ट निकालने का प्रयास कर रहा हूँ और उसका आपके सामने उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। द लेटेस्ट लॉज रिड्यूस्ड द लीगल बर्डन इन द टैक्स सिस्टम वेयर नाउ द लिमिट ऑफ फाइलिंग केसेज ऑफ द हाई कोर्ट इन द हाई कोर्ट हैज बीन फिक्स्ड एट अप टू 1 करोड़ रुपीज़, अर्थात 1 करोड़ रुपए तक की जो केस की सुनवाई करेगा वो हाई कोर्ट करेगा और 2 करोड़ तक के केसों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इस तरह से काफ़ी कुछ विवाद से विश्वास, इससे पहले भी एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था भारत सरकार ने, तो विवाद से विश्वास, तो एक तरह से विवाद से विश्वास, विवाद नहीं होगा बल्कि विश्वास क्रिएट करने का प्रयास अब किया जाएगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा वर्तमान में जो टैक्स रिफॉर्म है वह उनका प्रयास है कि टैक्स सिस्टम सीमलेस बने, पेनलेस बने और फेसलेस बने। सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। द सीमलेस सिस्टम वर्क्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्सपेयर इंस्टीड ऑफ एंटेंगलिंग हिम फर्दर। उनको उलझाने के बजाय उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा और इससे क्या होगा कि सिस्टम क्या होगा, पेनलेस बनेगा और सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से रूल्स बेस्ड सिस्टम होगा और रूल्स क्या होंगे, सिंपल होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें देखी और अब एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होगा वह एक तरह से एन एटमॉस्फेयर इज बीइंग क्रिएटेड वेयर प्राइमेसी इज बीइंग गिवन टू ड्यूटी टू एग्जीक्यूट ऑल वर्क्स। ड्यूटी टू एग्जीक्यूट ऑल वर्क्स, दिस इज द रिजल्ट नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स एंड फियर ऑफ पनिशमेंट बट बिकॉज ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच दैट इज बीइंग अडॉप्टेड। अब यह कोई दबाव और बलपूर्वक गतिविधि से नहीं हो रहा है बल्कि यह विश्वासपूर्वक होगा। The reforms being launched by the government are not in piecemeal, but those aimed at delivering results with the holistic perspective। अब यह टुकड़ों टुकड़ों में कोई अप्रोच नहीं है बल्कि एक तरह से होलिस्टिक इनिशिएटिव है, होलिस्टिक अप्रोच है। टैक्स पेयर चार्टर इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप वेयर द टैक्स पेयर इज नाउ एश्योर्ड ऑफ फेयर, courteous and rational behavior. The charter takes care of maintaining the dignity and sensitivity of the taxpayer, and that is based on a trust factor, and that the assessee cannot be merely doubted without a basis। अब किसी भी बिना किसी आधार के अब डाउट क्रिएट नहीं किया जाएगा बल्कि क्या किया जाएगा, अब विश्वास एक बनाने का प्रयास किया जाएगा। और पहले जो जितनी केसेस की जो एक तरह से जो सुनवाई होती थी, अब उनको सुनवाई को एक तरह से जल्दी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, उनको काफ़ी व्यापक करने का प्रयास किया जाएगा और आसान करने का प्रयास किया जाएगा जिससे टैक्स पे करने की उनके अंतर्गत प्रवृत्ति हो। तो इस तरह से दोस्तों हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और काफ़ी चीज़ें आपने समझने का प्रयास किया। हमने एक होलिस्टिक अप्रोच से टैक्स गवर्नेंस में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में वृद्धि हो रही है, इस तरह से हमने सारी चीज़ों को होलिस्टिक वे में देखा, इंटीग्रेटेड वे में देखा। तो thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press on bell icon। आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कई लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो बेल आइकन को दबाइए, उसके बाद रेगुलरली नोटिफिकेशन भी आएगा। दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत, और मिलते हैं हम नए एक इनिशिएटिव के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं और उम्मीद करते हैं आप इस तरह से जुड़े रहिए और अप्रिशिएट करते रहिए। थैंक यू।